Yes, class, lecture number 9, business law. See, I have practically completed the first module. See, from the first module, what we have to rather concentrate, I will let you know. Firstly, important question, what are the essentials of a valid contract? जो हर एग्जाम में आता ही है, ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट एग्जाम तो आता ही है. Then components of contract, you have to concentrate more on the express and express contract. Implied पे मैं देखता हूँ बाद में, अगर we will have chance we will go to that also, क्योंकि इसी टाइम कंस्ट्रेंट है, अभी तक कॉलेज चालू नहीं हुआ है. वी आर ऑलरेडी इनटू सितंबर एंड वी एक्चुअली डोंट नो कि कभी चालू होगा, क्या होगा. सो वन थिंग इज ओपन सीक्रेट, ओपन बुक के जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ. आई एम रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स, आज फिर से बोलता हूँ. एग्ज़ाम में वही आएगा जो मैं सिखा रहा हूँ, और एग्ज़ाम में जो आने वाला है वही मैं सिखा रहा हूँ. सो इट इज़ बोथ वे दैट वॉट एवर आई एम टीचिंग ओनली दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम, and whatever is going to be asked in exams, that only I am teaching. Because see what happens, you know students, practically law का syllabus बहुत vast है. There are so many small aspects जो कभी आपके complete होंगे ही नहीं. With the number of lectures and this thing, तो भी ठीक है, ये semester is still fine, but see we have not yet started our college, और physical lecture चालू नहीं हुआ है. And then coming to your next semester, lot of activities are there. आपका annual days, ये day, वो day, उसका day, फलाना day. ओनली देर इज़ नो स्टडी डे. दैट इज़ अ प्रॉब्लम विथ यू स्टूडेंट्स. तो स्टडी कभी करते हो, कैसे पास होते हो, आपको ही मालूम है. तो फ्रॉम दैट आस्पेक्ट आई हैव प्रैक्टिकली कंप्लीटेड फर्स्ट मॉड्यूल. फर्स्ट मॉड्यूल को थोड़ा आराम से, धीरे से, आपके पास ऑलरेडी 8 लेक्चर वीडियोज़ है. चाहिए तो यूट्यूब पे जाके देख लो, इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो. अंबर जोशी, मेरा नाम टाइप करो, AMBARJOSHI. यू कैन गेट दोज वीडियोज़ फ्रॉम द यूट्यूब ऑल्सो. तो अभी ये सेमिस्टर तो यूट्यूब पे रहेंगे, बाद में आई विल रिमूव इट नाउ. सी, तो आपको क्या पहले मैंने बताया, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देन गोइंग फर्दर, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, जिसमें बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज अ प्रपोजल. तो प्रपोजल में क्या आएगा, डिफाइन प्रपोजल, देन व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्रपोजल, एंड व्हाट आर द टाइप्स और काइंड्स ऑफ प्रपोजल. जनरल प्रपोजल यानी ऑफर, ऑफर यानी प्रपोजल. तो ऑफर अगर एग्जाम में आया तो कंफ्यूज नहीं होना है, और प्रपोजल आया तो भी कंफ्यूज नहीं होना है. दीज आर टू इंटरचेंजेबल टर्म्स. तो कुछ भी आ गया तो भी आंसर सेम है. सो काइंड्स ऑफ प्रपोजल और काइंड्स ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर, एंड देन एक्सेप्टेंस. व्हाट इज एक्सेप्टेंस? देन एक्सेप्टेंस के बाद में कंसिडरेशन. व्हाट इज कंसिडरेशन? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. कंसिडरेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है. एंड देन योर अदर एस्पेक्ट्स के व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट बेस्ड ऑन एनफोर्सिएबिलिटी. सो यू मस्ट बी एबल टू राइट दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कभी होता है व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री. तो कंसेंट फ्री कभी नहीं होता है. वो एक पूरा आपका पूरा आंसर के लिए दैट शुड बी रेडी विथ ऑल कंपोनेंट्स. एंड देन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कभी होता है वेयर कैपेसिटी इज नॉट देयर. सो व्हाट आर द कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, के पार्टीज में क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, क्वालिफिकेशंस होने चाहिए फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये किया तो आइडियली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कवर्ड एंड दैट इज सफिशिएंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, देन सी गोइंग फर्दर, नाउ वी हैव येट टू कवर 3 अनदर मॉड्यूल्स. अभी एक मॉड्यूल हुआ है, एक्चुअली इक्वल मार्क्स ही है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सेम ये है, वेटेज है फ्रॉम पॉइंट ऑफ मार्क्स. सो नाउ सी व्हाट आई प्रपोज टू डू, वी विल डू मॉड्यूल 4 फर्स्ट. देखो, पहला मॉड्यूल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. मॉड्यूल 2 क्या है? स्पेशल या स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपको क्या आएगा, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और पॉन. प्लेज और पॉन एक ही चीज़ है. एंड एजेंसी, ये चीज़ें आपकी वो मॉड्यूल में कवर हो जाएंगी, इसको हम लोग बाद में करेंगे. एंड देन देर इज़ वन मोर थर्ड मॉड्यूल जो थोड़ा सा वास्ट है, जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट. दैट वी विल बी डूइंग लास्ट, क्योंकि उसमें भी कुछ चीज़ें मैं कवर करूंगा, वही क्वेश्चंस आने वाले हैं. पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो ही नहीं सकता है कवर. सो सी, फोर्थ मॉड्यूल जो है दैट आई प्रपोज टू स्टार्ट टुडे इन दिस लेक्चर, जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. छोटा सा है, ईजी है समझने में, एंड स्कोरिंग है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में आप ज़्यादा वेटेज इसको दो, ताकि क्या होगा, आपको खाली 3 चीज़ें करनी है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में: बिल ऑफ एक्सचेंज,
सॉरी उसके पहले प्रॉमिसरी नोट, देन सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज, थर्ड इज चेक, दैट्स इट. बिल ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, 3 के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है. तो मेरे हिसाब से तो शायद 4 लेक्चर्स में शायद कवर हो जाएगा. सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ईजी हो जाएगा कि 2 मॉड्यूल हो चुके हैं. एंड देन वी विल कवर द थर्ड वन ऑल्सो, सेकेंड वन ऑल्सो, एंड थर्ड वन वी विल कीप लास्ट, ताकि वो थोड़ा सा वास्ट है, समझने में थोड़ा सा टेक्निकल है. तो उसको आप बाद में करो तो कैसे हो जाएगा, फर्स्ट मॉड्यूल आप कॉन्ट्रैक्ट थरो करके रखो, सो दैट यू गेट योर 3 क्वेश्चंस कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल. और निगोशिएशन एक्ट में भी 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो 5 क्वेश्चन तो कवर हो गए. सो खाली 5 क्वेश्चन रह गए, सो हाफ क्वेश्चन रह गया, सो आधा पोर्शन हो गया. सो दैट इज माई व्यू, दैट फर्स्ट वी विल, दैट इज माई इंटेंशन, दैट वी विल फर्स्ट गो टू डायरेक्टली मॉड्यूल 4 एंड डू निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जो छोटा है, ईजी है, समझने में आसान है. ओके, निगोशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. नाउ सी व्हाट इज अ निगोशियल इंस्ट्रूमेंट. देखो, कोई भी चीज़ का कंसिडरेशन होता है. इफ आई वर्क फॉर यू, इफ आई एम वर्किंग फॉर दिस कॉलेज, द कॉलेज इज पेइंग मी ऑनरेरियम, आई एम नॉट एम्प्लॉयड लेक्चरर इन दिस कॉलेज, मैं यहाँ पे नौकरी नहीं करता हूँ, आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी ऑन अ क्लॉक आवर बेसिस. तो मेरे जितने लेक्चर्स होते उतना ही मुझे ऑनरेरियम मिलता, मुझे सैलरी नहीं मिलता. आई एम नॉट अ सैलरीड एम्प्लॉय, आई एम अ, यू कैन से कैजुअल एम्प्लॉय, बट अ विजिटिंग फैकल्टी यू कैन से, जो क्लॉक आवर बेसिस पे आता है. जितने लेक्चर्स होते हैं उतना मुझे पेमेंट मिलता है, मैं निकल जाता हूँ. बाकी मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह काम कुछ भी नहीं होता. आई एम नॉट इन चार्ज ऑफ एनी अदर थिंग एक्सेप्ट टेकिंग लेक्चर्स एंड असेसिंग द पेपर्स, उतना ही मेरा काम है. तो सी आई एम वर्किंग फॉर कॉलेज, तो कॉलेज इज पेइंग मी माई ऑनरेरियम. बाकी के जो लोग काम करें उनको सैलरी मिलती है. तो सैलरी पेमेंट करने के मोड्स क्या होते हैं, कैश दिया तो ही होता है या कुछ और भी आप दे सकते हो. सी आजकल तो ज़माना और आगे गया, वी आर येट इन टू अ फ्यूचर स्टेज जहाँ पे हम लोग थोड़े से और एडवांस हो गए. नाउ डेज ई ट्रांजेक्शन्स आर अवेलेबल एंड ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी हो सकता है. मनी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ एन RTGS और बाय वे ऑफ एन NEFT, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी बैंक टू बैंक डायरेक्ट हो सकता है, अकाउंट टू अकाउंट, जो पहले नहीं था. देखो, ये जो निगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है काफ़ी पुराना एक्ट है, एंड दिस इज़ ऑफ 1881, 1881 ब्रिटिशर्स के टाइम का एक्ट है. तो देखो, पेमेंट करना है, आई वांट टू पे यू मनी, तो मैंने आपको कैश दिया तो ही आपको पैसे मिलेंगे, या कुछ और भी मोड्स हो सकते हैं. आई कैन गिव यू अ प्रॉमिसरी नोट, ये मैं आपको एक प्रॉमिसरी नोट लिख के देता हूँ. अगर मैंने आपको पैसे टाइम पे नहीं दिए, यू कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट मी. देन बिल ऑफ एक्सचेंज और एक ट्रेडिंग में यूज़ होता है. और थर्ड होता है चेक. सो कॉलेज यूजुअली पेज मी बाय अ चेक, सीधा कैश तो नहीं देते. कभी कभी हो जाता है, कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, या असेसमेंट के पैसे होते हैं, या बहुत छोटी अमाउंट होती है, या कभी कभी क्या होता है उनका मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन में. लेक्चर हो गए 10, लेकिन लोग 8 लेक्चर का ही पेमेंट निकालते हैं, तो मुझे पॉइंट आउट करना पड़ता है कि 2 लेक्चर का आपने पेमेंट दिया नहीं है, तो उसका पेमेंट वो लोग कैश में वाउचर से करते हैं, वेरी वेरी रेयरली, बट दे पे मी माई ऑनरेरियम एंड ऑल्सो सैलरी ऑफ द अदर लेक्चरर्स बाय वे ऑफ अ चेक. चेक क्या होता है, चेक एक इंस्ट्रूमेंट है, निगोशियल इंस्ट्रूमेंट हम करेंगे आगे, जो आपको मिल गया, आपने आपके बैंक में उसको जमा किया, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाएगा. नाउ सी फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ निगोशियल इंस्ट्रूमेंट. सो पैसे दिए, कैश दिया, मतलब ही पेमेंट हुआ, ऐसा दैट इज नॉट अ करेक्ट प्रपोजिशन. देर आर अदर मोड्स ऑफ पेमेंट ऑल्सो, जो निगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हमको कवर करना है. अगेन आई रिपीट, वी आर गोइंग टू कवर ओनली 3 थिंग्स, अ प्रॉमिसरी नोट, नंबर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड नंबर 3 चेक. इसके आगे कुछ भी नहीं करना है, उतना ही करके आपको ये छोड़ देना है. छोड़ देना है मतलब एग्जाम के लिए उतना ही करो, बाकी का छोड़ दो. ओके, सो राइट डाउन व्हाट इज, डोंट राइट डाउन, आई विल सेंड द पिक्चर्स एज यूजुअल. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल मीन्स व्हाट, ट्रांसफरेबल. ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, और वो एक्चुअली ई के हाथ में गया, तो पेमेंट ई को हो जाएगा. दैट इज मीनिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. और इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट, तो राइटिंग में होता है. सो अंडरस्टैंड, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कभी भी ओरल नहीं होता है. इट इज़ कंपल्सरी एंड मैंडेटरी अंडर द लॉ दैट negotiable instrument can be executed only in writing and it must also be signed by the maker. तो अगर मैं आपको चेक दे रहा हूँ तो मुझे मेरा साइन उसके ऊपर होना ही चाहिए, और चेक ओरली नहीं हो सकता. अरे मी तुला एवढे रुपये दिले, अरे दिले तर दिले पण देणार कधी और कैसे देंगे, तो चेक से पेमेंट हो सकता है. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज फर्स्टली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. सो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
का एक्चुअली डेफिनेशन नहीं है एक्ट में. इट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, a bill of exchange or check payable either to the order or bearer. अभी चेक दो टाइप के होते हैं, बाद में जाएंगे. एक बेरर चेक होता है और एक क्रॉस चेक होता है, जिसको अकाउंट पे ही बोलते हैं. तो अकाउंट पे ही चेक किसी और को नहीं जा सकता. लेकिन अगर बेरर होगा ना, तो अगर समझो मेरा नाम लिखा हुआ है और समझो मेरे पास 3,000 रुपये का चेक है, एंड फॉर सम रीज़न इन अनदर ट्रांजैक्शन आई ओ यू ₹3,000, तो मैं वो चेक खाली एंडोर्स कर सकता हूँ दैट दिस इज ट्रांसफर्ड इन योर नेम, और मैंने अगर उसके ऊपर साइन कर दिया तो यू कैन गो एंड गेट दैट पेमेंट. लेकिन ज़्यादातर बेरर चेक नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो गुम हो गया, समझो मेरे हाथ से गिर गया, कोई भी बैंक में गया मेरे नाम से और वो विड्रॉ कर लिया, तो आराम से उनको पैसे मिल सकते हैं. ओके, सो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स फर्स्ट अ प्रॉमिसरी नोट, नंबर 2 अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, पेएबल आइदर टू ऑर्डर और टू बेरर. ये हो गया उसका डेफिनेशन. Then let us go characteristics. Characteristics of negotiable instrument, essentials of negotiable instruments, requirements of a negotiable instrument. कुछ भी आ गया तो यही आंसर आपको लिखना है. negotiable instrument पे फुल लेंथ क्वेश्चन आया तो. Now see what are the essentials. 7 essentials है. Number 1, in writing. So first and the foremost thing, all negotiable instruments must be in writing. Orally negotiable instrument नहीं हो सकता है. Has to be in writing, and not only in writing, signed in accordance with the rules of the instrument. तो समझो प्रॉमिसरी नोट है या चेक है, तो चेक के ऊपर एक्सेप्टेंस का साइन नहीं करना पड़ता है. लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, एंड इफ आई एम ड्रॉइंग दैट बिल ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट यू, ए इज ड्रॉइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बी, तो बी ने उसको एक्सेप्ट का साइन करना चाहिए, तो ही वो वैलिड होता है. लेकिन चेक अभी जो कॉलेज मुझे देता है, मुझे साइन नहीं करना पड़ता है कि यस आई एम एक्सेप्टिंग, तो खाली वाउचर साइन करता हूँ, वो उनको ऑडिट के लिए लगता है पर्पज़ के लिए, तो वाउचर के ऊपर खाली साइन करता हूँ और वो मुझे चेक दे देते हैं. चेक लेके मैं सीधा बैंक में जाता हूँ, मुझे पेमेंट हो जाता है, या मेरे अकाउंट में डाल देता हूँ, अकाउंट में जमा हो जाता है, डिपेंडिंग एंड डिफर्स ऑन द सिचुएशन. सो फर्स्ट पॉइंट, इट मस्ट बी इन राइटिंग. ऑल negotiable इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. सेकंड रिक्वायरमेंट, सेकंड इसेंशियल, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, payable by money. All negotiable instruments are payable by money, the legal tender. Further, the money stated in the instrument must be certain. देखो, खाली पैसे ही का ट्रांसफ़र हो सकता है negotiable instruments. अगर ऐसे promissory note लिख के दो ना कि yes I owe you, I agree that I owe you ₹2,000 and I will pay you ₹2,000 in form of 50 kg rice. This is not a negotiable instrument. This is not a what you can say a valid promissory note. उसमें पैसे और पैसे का ही लेन देन हो सकता है, nothing beyond that. Next, third, unconditional promise or order. Negotiable instrument कभी भी unconditional होता है, in the sense that you cannot put any conditions. कि ओके प्रॉमिसरी नोट लिख के देता हूँ, ये फलाना फलाना चीज़ हो गई तो पैसे दूंगा. दैट इज़ नॉट डन. इट कैन नॉट बी कंडीशनल एंड इट कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन और ऑर्डर. तो अभी समझो चेक मुझे कॉलेज ने दिया, तो कॉलेज कुछ उसमें लिख नहीं सकता है, खाली चेक देंगे और चेक के ऊपर आइडियली 2 ट्रस्टीज़ का साइन होना चाहिए ऑफ द GSS, और वो ये हो जाता है, वैलिड हो जाता है. So third point, third requirement, unconditional promise or order. If a negotiable instrument is a promissory note, it must contain an unconditional order to pay what? Money and money only. और वो पैसे जो है ना वो सर्टन होने चाहिए, फिक्स अमाउंट. मतलब अगर ऐसे लिख के दूँ, चेक ऐसा चलेगा कि चेक फॉर ₹5,000 और 6,000, अरे 5,000 या 6,000, या प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया 5,000 या 6,000, या बिल ऑफ एक्सचेंज निकाला तो प्रॉब्लम हो जाएगा. सो पहले तो इट मस्ट बी इन राइटिंग, नंबर 1. नंबर 2, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, जो भी वो ड्रॉ कर रहा है उसका साइन होना चाहिए. नंबर 3, अगर रिक्वायरमेंट है जैसे कि इट इज़ रिक्वायर्ड इन बिल ऑफ एक्सचेंज के एक्सेप्ट करने वाले का भी साइन होना चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट. एंड इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर और प्रॉमिस टू ओनली पे मनी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, नथिंग बियॉन्ड मनी. अगर कोई दूसरा गुड्स या कुछ और आर्टिकल उसमें डाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड दैट अमाउंट मस्ट बी सर्टन.
फिक्स अमाउंट कि इतने का प्रॉमिसरी नोट है, इतने का से प्रॉमिसरी नोट फॉर ₹5,000 और अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1,00,000 और अ चेक फॉर ₹50,000, तो अमाउंट फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये एब्सेंट होगा तो वो एक्चुअली निगोशियल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो ए ने बी को दिया तो ए कैनॉट स्टॉप बी फ्रॉम गिविंग इट टू सी, या बी कैनॉट, अगर सी ने कल किसी और को दे दिया डी को, तो बी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता है। अगर वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, एंड देन डी विल गो एंड टेक पेमेंट फ्रॉम ए, तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी। अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग द प्रॉपर्टी राइट्स ओवर इट एंड इज एंटाइटल्ड टू द अमाउंट। वो मेरा हक हो गया, मेरी प्रॉपर्टी हो गई। अगर चेक मेरे पास कॉलेज ने दिया हुआ है, अभी देखो आई कम फॉर अराउंड 4 लेक्चर्स अ वीक, तो कितना होता है देखो, 4 4 16, तो अगर कोई छुट्टी नहीं आई, वो दिन कॉलेज बंद है, लेक्चर हुआ नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ, या मैं खुद एब्सेंट रहा, ऐसे नहीं हुआ, तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कितना 16 लेक्चर्स होते हैं। तो समझो फॉर एग्जांपल 200 पर लेक्चर रहेगा ऑनरेरियम, तो कितना होता है 3,200, तो 3,200 का जो अमाउंट है दैट इज़ माई प्रॉपर्टी, सो आई हैव अ राइट ऑफ रिसीविंग दैट मच अमाउंट। अगर मैंने मेरा फ्लैट कल बेच दिया, मेरा कुछ अदर प्रॉपर्टी बेचा और किसी ने मुझे बड़े अमाउंट का चेक दिया, सो दैट इज़ माई प्रॉपर्टी, और मेरा हक बनता है कि वो पैसे मुझे मिलने चाहिए, सो इट्स अ प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट 6 पॉइंट, प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशन क्या होता है, जो कानून है ना, कोई भी चीज़ पकड़ के चलेगा, इट विल एज्यूम, इट विल प्रिज्यूम, मतलब एक चीज़ पकड़ के चलेगा। Unless contrary is proved, there are presumptions in every negotiable instruments with regard to consideration, date, signature, holder in due course, etc. These presumptions are called special rules of evidence. देखो, अगर promissory note है तो promissory note के जो components है, example giving consideration, that it is for a consideration. अगर promissory note 5,000 का तो 5,000 consideration है। देन डेट, जो डेट डाला हुआ है वही उसका इंस्ट्रूमेंट का डेट है। सिग्नेचर, इट इज़ ऑफ द मेकर, जिसने भी वो ड्रॉ किया है उसका ही है, जिसने वो बनाया है उसका ही है। देन होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है मैं आपको बाद में बताता हूँ। दीज प्रिजम्पशंस आर कॉल्ड स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी देखो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लास्ट एंड 7th रिक्वायरमेंट, इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। देखो अभी आपने बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीख लिया, वो मैंने आपको बताया था बिल्डिंग के बेस के जैसा। अभी बिल्डिंग जितने फ्लोर चाहे उतना उठाओ, डिपेंडिंग अपॉन द बेस। तो जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ना, वो आपका बेस था, वो दैट इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। से नाउ टुमारो यू वांट टू बिकम अ मेंबर इन द सोसाइटी और यू वांट टू बाय शेयर्स इन अ कंपनी, सो यू आर प्रपोजिंग टू बिकम अ मेंबर, तो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू सेल प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल में मूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो हमारा 3rd मॉड्यूल है। और अगर लैंडेड प्रॉपर्टी होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन दैट केस इट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैंने डिस्कस किया था, फिर भी अभी बात निकला है तो लेट अस सी टाइप्स क्या होते हैं प्रॉपर्टी के। देयर आर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। सबसे पहला तो रियल और क्या बोलते हैं उसको, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको हाथ लगा सकते हो, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा पेन है, ये मेरा घर है, उसको हाथ लगा के दिखा सकते हो। देन रियल, कॉर्पोरियल। रियल मीन्स विच यू कैन शो, और कॉर्पोरियल जो एज्यूम होता है कि प्रॉपर्टी है। देन बेस्ड ऑन मूवेबल, तो प्रॉपर्टी मूवेबल होता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। एंड देयर इज वन मोर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो दिमाग से आती है लेकिन वो प्रॉपर्टी है। जैसे किसी आर्टिस्ट ने कुछ चीज़ बनाया तो उसका राइट बनना चाहिए, सो उसका ही राइट रहेगा, सो उसका ही कॉपीराइट रहेगा। या कोई साइंटिस्ट है जिसने कोई इन्वेंशन किया है, सो लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ टाइम जाता है उसमें, तो उसका जो कुछ भी बेनिफिट होगा वो डिस्कवरी का एज अ टेक्नोलॉजी और वॉट एवर, तो वो सिर्फ उस ऑथर को ही मिलेगा। और ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क मतलब अभी समझो टाटा का ये
तो टाटा का टी दैट कैन बी यूज बाय टाटा ओनली, वो बाटा नहीं यूज़ कर सकता है। या कल बजाज है तो बजाज का जो लोगो रहेगा, जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क्स आर यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स, आइडेंटिफाइंग द गुड्स, तो वो वही लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। सो इसेंशियल देखो 7 हो गया। नंबर 1, इट मस्ट बी इन राइटिंग, निगोशियल इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2, बाय अ निगोशियल इंस्ट्रूमेंट ओनली मनी कैन बी पेड, सो मनी एंड मनी ओनली। नंबर 3, और मनी भी कैसा होना चाहिए, अमाउंट, फिक्स अमाउंट, सर्टन अमाउंट। देन नेक्स्ट, अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर। अगर सब्जेक्टिव है, ये हुआ तो दूंगा, वो हुआ तो नहीं दूंगा, तो दैट कैनॉट बी अ प्रॉमिसरी नोट, दैट कैनॉट बी अ निगोशियल इंस्ट्रूमेंट फर्स्टली। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट मस्ट बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स वगैरह क्या होता है, वी विल सी लेटर, पहले ये खत्म कर लेते हैं। देन नंबर 5, इट्स अ प्रॉपर्टी, तो कोई भी निगोशियल इंस्ट्रूमेंट इज लाइक अ प्रॉपर्टी। देन 6, देर इज अ प्रिजम्पशन के वो वैलिड है, और उसका साइन, उसकी डेट, उसकी अमाउंट, everything is valid as per the law. Then 7th, all essentials of contract, तो कोई भी चीज करने से पहले that must be an it must possess essential of a valid contract. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा तो आगे की चीज़ें इनवैलिड होने वाले। सो इवन इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर, यू वांट टू बिकम अ पार्टनर, यू वांट टू फॉर्म अ कंपनी, यू वांट टू बाय शेयर्स, यू वांट टू सेल शेयर्स, तो सब जगह कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी तो है। इवन शादी करना है तो भी कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी है। शादी करने के लिए तो और डिफरेंट है, जो हस्बैंड है उसका एज 21 और जो वाइफ है उसका एज इज़ 18, नॉट 18 फॉर बोथ, तो 21 फॉर अ मेल एंड 18 फॉर फीमेल। जो अभी रिसेंटली देर इज़ अ मूव दैट शायद वो 21 बढ़ाया जाएगा, सो बोथ मस्ट बी 21 ईयर्स, ऐसा शायद लॉ आने वाले टाइम में आएगा। एक्चुअली इट्स गुड। ओके, सो यहाँ पे इसेंशियल्स खत्म हो गए। सो डिफाइन अ निगोशियल इंस्ट्रूमेंट एंड इसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ निगोशियल इंस्ट्रूमेंट। सो नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट निगोशियल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट. व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट? त्याला मराठीत वचन चिठ्ठी म्हणतात. मैं लिख के प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आई एम ओव यू सो एंड सो अमाउंट और मैं आपको दूंगा. तो उसके टाइप्स होते हैं. कुछ प्रॉमिसरी नोट में ड्यू डेट लिखा जाता है, दैट आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ रुपीज, से फॉर एग्जांपल 10,000 ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2020. तो 31 जनवरी या डिमांड, तो अगर सामने वाले ने डिमांड किया कि नहीं मुझे जल्दी चाहिए तो भी देना पड़ेगा, और अगर उसने डिमांड नहीं किया या नहीं कर सकता है तो उसका ड्यू डेट क्या हो गया? इट विल बिकम ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2020. नाउ सी व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. ये तो सब जगह आएगा क्योंकि प्रॉमिसरी नोट राइटिंग में ही होता है. is an instrument in writing containing an unconditional undertaking, बिना किसी कंडीशन के. Unconditional undertaking signed by the maker, so it must be signed by the person who is drawing that particular promissory note, to pay a certain sum of money only. So money and money only, और वो भी कैसा? certain, fix. To or to order of a certain person or to the bearer of the instrument. So देखो promissory note के components आप देखो. Number 1, instrument in writing. Number 2, it contains an unconditional undertaking signed by the maker. आगे का नंबर देखो, maker, signed by the maker to pay a certain sum of money or to the person who is having that instrument, जिसका नाम लिखा हुआ है, या बेरर. तो अगर समझो ए ने बी को प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया और बी ने वो सी को दे दिया कि तुम मेरी जगह जाके पैसे ले लो, मुझे फिलहाल पैसों की ज़रूरत है. सो नाउ सी वो कैसे ट्रांसफ़र होता है? ए ने बी को प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया है फॉर ₹20,000 से फॉर एग्जांपल. तो नाउ ए ओज बी अमाउंट ऑफ ₹20,000, लेकिन ड्यू डेट 31 दिसंबर है. लेकिन आज मुझे कुछ ज़रूरत आन पड़े और मुझे आज ही पैसों की ज़रूरत है, तो मैं किसी के पास जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कि अरे मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे अराउंड 20,000 की कुछ ज़रूरत है, आप एक काम करो, ये प्रॉमिसरी नोट मैं आपको दे देता हूँ. एंड एक स्मॉल खाली वहाँ पे एक एंडोर्समेंट कर दिया दैट
ए ने बी को दिया था, बी ने इंडोर्समेंट कर दिया, ट्रांसफर टू सी। तो देखो अब यहाँ पे 3 पार्टीज हो गए। जो ड्रॉवर है वो जिसने बनाया है, सो ए इज द ड्रॉवर, उसने प्रोमिसरी नोट किसके फेवर में दिया है? बी के फेवर में, सो बी इज द ड्रॉई। और बी ने क्या किया? वो सी को दे दिया। तो सी कौन हो गया? सी को होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलते हैं, जो अभी बीच में है। अदरवाइज प्रॉमिस तो ए और बी के बीच में था, ए ने प्रॉमिस दिया था बी को, तो सी कहाँ से टपक पड़ा? आसमान से टपका और खजूर में अटका? नहीं, बी ने क्या किया? वो सी को दे दिया। सो बी हैज नाउ बीन रिप्लेस बाय सी। उसको लीगल लैंग्वेज में सबरोगेशन बोलते हैं, यूज रिप्लेस। तो अभी बी गया, बी के जगह सी आ गया। सो ए को वो प्रोमिसरी नोट में जो भी अमाउंट लिख के दिया है वो किसको देना पड़ेगा? सी को देना पड़ेगा। तो सी इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। नाउ सी व्हाट आर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वही सेम एक ही रहेगा। इसेंशियल्स ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, नंबर 1, इन राइटिंग। प्रोमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग, इट कैन नॉट बी इन एनी अदर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फॉर्म में खाली मेल कर दिया तो भी नहीं चलता, इट मस्ट बी इन राइटिंग। नंबर 2, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। उसमें बोलना चाहिए दैट येस आई प्रॉमिस टू पे यू सो एंड सो सम। उसका एक प्रोफोर्मा होता है, देखो एक स्पेसिमन बोलता हूँ आपको, जगह तो सपोज थाने, वहाँ पे डेट आएगा, राइट हैंड कॉलम लेफ्ट हैंड कॉलम, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, एंड देन इट मस्ट कम आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर अ सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड ऑन डिमांड। तो अगर उसने डिमांड किया तो दूंगा, या इसको चेंज करो, आई प्रॉमिस टू पे बी a sum of ₹10,000 either on demand or on or before 31st December 2020। सो अगर उसने 2020 दिसंबर से पहले मांग लिया तो भी दूंगा, और उसने नहीं डिमांड किया तो मैं, उसका ड्यू डेट क्या हो गया? 31 दिसंबर। तो वो मांगे या न मांगे, मुझे वो 31 दिसंबर को उसको पैसे देने ही है। ओके, देन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिसरी नोट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। खाली इम्प्लाइड नहीं चलता है, एक्सप्रेस मतलब क्या? व्यक्त केलेला। तो ओरल या राइटिंग, तो अगर ये राइटिंग में चाहिए तो राइटिंग में होगा, ओरल का कुछ मतलब नहीं है। सो इट मस्ट बी इन राइटिंग दैट आई ओ बी अ सम ऑफ ₹, सो एंड सो, उसमें लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट 3, थर्ड, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। बिना किसी कंडीशन के वो प्रॉमिस होना चाहिए। सो इफ आई से दैट आई प्रॉमिस टू पे बी अ ₹, ऑफ ₹, सो एंड सो, प्रोवाइडेड बारिश अच्छी हो, प्रोवाइडेड कोरोना निकल जाए, प्रोवाइडेड और कुछ दूसरा आ जाए, प्रोवाइडेड कुछ स्वाइन फ्लू ना आ जाए, वो सब नहीं चलेगा। देयर कैन नॉट बी एनी कंडीशन अटैच टू दिस। वो अनकंडीशनल होना चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन। द प्रॉमिस टू पे दैट अमाउंट मस्ट नॉट बी कंडीशनल, एंड इफ इट इज ऑन एनी कंडीशन इट विल नॉट क्वालिफाई एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एज अ प्रॉमिसरी नोट रादर। नेक्स्ट 4th वन, मस्ट कंटेन प्रॉमिस टू पे इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। तो पैसे और पैसे ही, पैसे और कुछ और गुड्स दूंगा तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। नेक्स्ट 5th वन, द सम पेएबल टू बी मस्ट बी सर्टन। सो फिक्स अमाउंट होना चाहिए। ऐसे नोट लिख के दूँ दैट आई ओ ₹5,000 और 6,000 ऑफ नो यूज, वो सर्टेन होना चाहिए। तो क्वेश्चन आप ही पूछोगे ना, अगर ऐसे आपको दूंगा तो अरे 5,000 या 6,000 क्या, व्हाट इज एग्जैक्टली द सिचुएशन? तो एग्जैक्ट होना चाहिए, इट मस्ट बी अ सर्टन अमाउंट। एंड 6th वन, द पार्टीज मस्ट बी सर्टन। तो ड्रॉवर जो इसके नीचे जो साइन करे वो भी फिक्स है, एंड आई ओ टू पे बी वो भी। नाउ से अभी थोड़ा आपको नाम जो आप जानते हो, नामचीन लोग हैं, उनके नाम लेता हूँ। तो सचिन तेंदुलकर ने एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया कि मैं महेंद्र सिंह धोनी को ₹1,00,000 दूंगा। तो सचिन कौन है ये भी फिक्स है, सचिन तेंदुलकर कौन है ये भी फिक्स है, और नंबर 2 महेंद्र सिंह धोनी कौन है ये भी फिक्स है। तो मैं किसी को दूंगा तो किसको दूंगा? दोनों पार्टी सर्टन होने चाहिए। नेक्स्ट 7, मस्ट बी साइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना साइन के कोई भी प्रॉमिसरी नोट नहीं बन सकती। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉवर, जो उसका ड्रॉवर है, मेकर है, जो कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देन लेट इट बी अ प्रॉमिसरी नोट, लेट इट बी बिल ऑफ एक्सचेंज, और लेट इट बी अ चेक। जो बनाता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं। नेक्स्ट 8, मस्ट बेयर द स्टैम्प। प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन स्टैम्प एक्ट, एंड ऑल्सो मस्ट बी प्रॉपरली कैंसल्ड। तो प्रॉमिसरी नोट कभी भी स्टैम्प पेपर पे होता है,
₹100 का स्टैम्प पेपर लगता है जिसके ऊपर वो किया जाएगा। और स्टैम्प पेपर 2 टाइप के होते हैं, एक कोर्ट फी भरने के लिए होता है, कोर्ट में आप कुछ मैटर फाइल करो तो कोर्ट की फ़ी होती है वो भरनी पड़ती है, तो कोर्ट फी भरने का कोर्ट फी का स्टैम्प और पेपर अलग है। और नॉन जुडिशियल कैटेगरी आता है जो ये सब चीज़ों के लिए लगता है, जैसे कि आपको प्रोमिसरी नोट बनाना है या पावर ऑफ अटर्नी बनानी है या इंडेमनिटी बॉन्ड लिख के देना है या और कुछ चीज़ है, तो वो नॉन जुडिशियल रहता है, विच इज़ नॉट यूज फॉर कोर्ट पर्पज। दोनों पैसे जाते हैं सरकार की जेब में। देन नेक्स्ट 9th वन, अदर फॉर्मेलिटीज। अदर फॉर्मेलिटीज लाइक डेट, कहाँ पे कौन से दिन हो रहा है, देन प्लेस कि एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है, मुंबई, थाने, पुणे, नासिक, जो भी रहेगा वो। देन कंसिडरेशन, एग्जैक्ट अमाउंट क्या है वो, एक्सेट्रा आर ऑल यूजुअली फाउंड इन अ प्रोमिसरी नोट एंड दे आर ओनली फॉर्मेलिटीज। इंस्ट्रूमेंट विल नॉट बिकम इनवैलिड इफ एनी ऑफ देम आर लैकिंग। तो अगर एक चीज़ उसमें नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड नहीं हो जाएगा, लेकिन साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट बी साइन। एंड 11, ये तो अभी हर चीज़ में आपका रहेगा, लास्ट वन, रिक्विजिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंप्लाइड विद। सो बेसिकली वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, जो इसेंशियल लास्ट लेक्चर में किया था, व्हाट आर इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1, इट मस्ट बी एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल, पहला पूरा फर्स्ट मॉड्यूल लिया गया। नंबर 2, देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन टू सपोर्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3, उसका पर्पस और ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन सब लीगल होना चाहिए। देन बेसिकली पहले तो कंसिडरेशन होना चाहिए एंड कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल एंड इट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली वॉइड, जैसा एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ ट्रेड, क्रिएटिंग मोनोपोलीज, तो ऐसा रहेगा तो इट विल नॉट बी वैलिड। सो बेसिक उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे गुण होने चाहिए। काइंड्स ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड देन वी स्टॉप फॉर द डे। प्रोमिसरी नोट के भी काइंड्स या टाइप्स होते हैं। नंबर 1, 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1, प्रोमिसरी नोट पेएबल ऑन डिमांड, तो आपने मांगा तभी दूंगा। सो आई प्रॉमिस टू पे बी अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो ऑन डिमांड, तो जब भी वो मांगेगा तभी दूंगा। नंबर 2, प्रोमिसरी नोट पेएबल आफ्टर डेट, तो लिख के दिया है कि ये डेट से पहले या ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर से पहले आके डिमांड नहीं कर सकता है, 31 दिसंबर होने के बाद ऑटोमेटिकली उस दिन मुझे देना ही पड़ेगा। थर्ड, जॉइंट प्रोमिसरी नोट, ए और बी दोनों मिलके प्रोमिसरी नोट सी को दे रहे तो जॉइंट प्रोमिसरी नोट हो गया, जैसे जॉइंट ओनर होता है, जॉइंट और कुछ चीज़ें होती है। एंड देन जॉइंट एंड सेवरल प्रोमिसरी नोट, तो वो फिलहाल आप भूल जाओ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं आएगा। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोमिसरी नोट्स। बिल ऑफ एक्सचेंज वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।